आज हम चालू कर रहे हैं बेटा एसओटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एसओटी। देखिए जेई मेन में मेरे मतलब जितने क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो जेई मेन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एसओटी पर पूछे नहीं गए हैं। लास्ट तक को अगर मैं छोड़ दूँ तो 2019 की अगर बात करें तो शायद 2019 में चूँकि पेपर बहुत ज़्यादा थे, है ना, तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं इस पर थोड़े बहुत। अदरवाइज़ एसओटी कभी भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जेई मेन के अंदर पूछे गए हैं। अच्छा, एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस में भी क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आते इस पर क्वेश्चंस। ठीक, चलिए अब बात आती है कि ना एसओटी में हमें क्या करना है बेसिकली। देखिए ये जो टॉपिक है ऐसा है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है फॉर्मूले, है ना। अब फॉर्मूले इतने सारे हैं ना, फॉर्मूलों की लाइन बहुत लंबी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए फॉर्मूले उनकी कोई ट्रिक बना के याद रखें कि हाँ यार अगर ऐसा कुछ होगा तो मैंने ये सोच के रखा है, राइट। चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं एसओटी में बात करता हूँ साइन लॉ की। किसकी? एसओटी की फुल फॉर्म सबको पता ही है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स के सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है साइन लॉ। कौन सा आता है? साइन लॉ, ठीक है। तो साइन लॉ क्या होता है बेटा? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 2r। बहुत काम का है। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है जो भी हम बात करेंगे एसओटी के अंदर वो ट्राइंगल एबीसी के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे? ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ठीक। जो कुछ लोग चमत्कारी हैं उनको बता दूं, ये ट्राइंगल एबीसी है। ए के सामने वाला स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी, ठीक है। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। व्हाट इज 2r? कि अगर मैं इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल बनाऊं, अगर मैं इसको सर्कमस्क्राइब एक सर्कल बनाऊं तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना, इस सर्कल की जो रेडियस होगी दैट रेडियस इज कैपिटल R। इसे हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस, ठीक है। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। ये ध्यान रखिएगा, साइन लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और R इज व्हाट? सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की जो रेडियस होगी दैट इज नोन एज R। क्लियर? यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं क्या, कि यार आपको दिख रहा होगा ए अपॉन साइन ए तो 2r है। ऑब्वियस ही बात है, ए अपॉन साइन ए तो 2r है ना। अब भाई आर तो आपका फिक्स हो गया ना, कांस्टेंट हो गया। तो बेसिकली क्या है, ए इक्वल्स टू 2r साइन ए है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए साइन ए के प्रोपोर्शनल होगा? यस। क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी साइन बी के प्रोपोर्शनल होगा? यस। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सी साइन सी के प्रोपोर्शनल होगा? यस। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू एंगल्स। जो भी ट्राइंगल के एंगल होंगे उनके साइन के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, जो एंगल होंगे उन एंगल्स के साइन के प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ इन ट्राइंगल एबीसी साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू cos A, cos B और cos C। मैंने ऐसा बोल दिया, मैं बोलने में क्या जा रहा, मैंने बोल दिया साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू cos A, cos B, cos C, ठीक है। आपसे पूछा गया बताओ फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के एंगल निकालो। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है भाई? ध्यान यही तो रखना है कि A जो है वो साइन ऑफ एंगल A की प्रोपोर्शनल है, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो उसने बोला है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू cos A, cos B, cos C। इसका मतलब क्या है? A cos A के प्रोपोर्शनल है, B cos B के प्रोपोर्शनल है, C cos C के प्रोपोर्शनल है। लेकिन मुझे तो साइन की फॉर्म में चाहिए। किसकी फॉर्म में चाहिए? साइन की फॉर्म में। तो क्या लिखूंगा? साइन 90 माइनस A/2, साइन 90 माइनस B/2, साइन 90 माइनस C/2। समझ आ गया? आपको साइन की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, बिकॉज वो साइन ऑफ एंगल ए के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मैंने क्या इन तीनों को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया? बिल्कुल कर लिया। अब चूंकि साइड जो थी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंगल, ये जो आपको दिख रहा है ना साइन ऑफ दिस एंगल के प्रोपोर्शनल, तो एंगल मिल गया मुझे। क्या मिल गया? एंगल्स। मुझे एंगल्स मिल गए 90 माइनस A/2,
90 माइनस बी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू, ये ट्राइंगल के एंगल होंगे। ध्यान रखना इन तीनों का सम ज़रूर चेक कर लें। इन तीनों का सम अगर 180 आ रहा है इसका मतलब ये आंसर सही है, अदरवाइज़ ये गलत होगा। तो आप तीनों का चेक करके देख लेना, सम तीनों का सम 180 आ रहा है इसका मतलब ये आंसर सही है। क्लियर? तो एक पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया है कि व्हाट द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द एंगल, जो होगा उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो जब भी आपसे कभी ये बात बोले ना कि ट्राइंगल की 100 साइड्स हैं इसके प्रोपोर्शनल हैं, तो पहले उसको साइन में कन्वर्ट करना और फिर साइन ऑफ एंगल के आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आंसर देते समय क्या ध्यान रखेंगे, तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए बेटा, 180 होना चाहिए, राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ सेकेंड पॉइंट पर। हम चलते हैं कॉस साइन रूल पर। किस पर चलेंगे बेटा, कॉस साइन रूल। आइए हम बात करते हैं कॉस साइन रूल की। देखिए ये ट्राइंगल ABC बना लिया आपने, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी, राइट। देखिए बहुत आसान है। अगर आपको ए लिखना है, क्या लिखना है, ए। अगर आपको एंगल ए लिखना है, ठीक है, अगर आपको एंगल ए लिखना है तो दोनों बगल वाले दोनों के स्क्वायर्स का सम माइनस सामने वाले के स्क्वायर अपॉन 2BC। भाई सीधा सीधा फंडा है, ए लिखते समय माइनस ए स्क्वायर आएगा, बी लिखते समय माइनस बी स्क्वायर आएगा, सी लिखते समय माइनस सी स्क्वायर आएगा। तो अगर आप मुझसे बी लिखने के लिए बोलोगे तो बेटा माइनस बी स्क्वायर आएगा। अगर आप सी लिखने के लिए बोलोगे तो बेटा माइनस सी स्क्वायर आएगा। क्लियर? कॉसाइन रूल का बहुत फ़ायदा है, कॉसाइन रूल का बहुत फ़ायदा है। जब भी आपको दो साइड और एक एंगल पता हो, जब भी आपको दो साइड और एक एंगल पता हो तो कॉसाइन रूल बेस्ट है तीसरी साइड और बचे हुए एंगल निकालने के लिए। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल, कंसीडर द ट्राइंगल पिक्चर्ड एज शोन। ठीक है, कंसीडर द ट्राइंगल पिक्चर्ड एज शोन, राइट। ठीक है, अच्छा अल्फा आपको दे रखा है 0 से लेकर 90 तक। अल्फा कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 से लेकर 90 तक। आपको बताना है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी इज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी इज। ओके, अच्छा ट्राइंगल कैसे दे रखा है बेटा, ये ट्राइंगल उसने बना के दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। ठीक है, ये 17 है, ये 19 है और सी के सामने वाला सी है। उसने बोला है कि आपको बताना है सी की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी और ऑप्शंस आर 18, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है 20, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 23 और चौथा ऑप्शन है 26। ओके, जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा ना तो मैंने सोचा स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले सोचूं तो सही क्या करना क्या है। आपने बोला ये एंगल अल्फ़ा है, ओके, ये एंगल आपने अल्फ़ा बोला, ठीक है। अब मुझे पता है यार, ये साइड मुझे पता है, ये साइड पता है, और सामने वाले के बारे में आप पूछ रहे हो मुझसे यार, तो ये पता है, ये पता है और सामने वाले के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं कॉस अल्फ़ा लगाऊंगा ना, नहीं लगाऊंगा क्या, बिल्कुल लगाऊंगा। पर एक बात ध्यान रखना, उसने बोला है कि अल्फ़ा 0 से 90 है, और अगर अल्फ़ा 0 से 90 है तो कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 90 में एंगल कॉस अल्फ़ा जो होगा पॉजिटिव होगा। अब मैं कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो कॉस अल्फ़ा होगा 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17 इंटू 90, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी खूबसूरत है। ठीक है, अब बेटा ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव। कैसी है, पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव है, दिस होल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। ओके, ये अरे ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है यार, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो सी स्क्वायर आ जाएगा, 17 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ 18 माइनस 1 का स्क्वायर, और 19 को लिख सकता हूँ 18 प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 18 का स्क्वायर प्लस 1। 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी ये आ गया सी स्क्वायर लेस देन 650 आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया। अब सोचते हैं भाई, ठीक है, अब ये तो तय है कि सी तो साइड है ना यार, साइड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो सी स्क्वायर अगर लेस देन भाई 25 का अंडर रूट कितना होता है, 25 का अंडर रूट होता है, सॉरी 625 का अंडर रूट क्या होता है, 25 होता है।
अब 625 का अंडर रूट अगर 25 है तो 650 का जो अंडर रूट होगा वो 26 से के आसपास होगा, 26 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये बात तो तय हो गई कि सी जो होगा, ये बात तो तय हो गई कि सी जो होगा वो 26 से तो छोटा होगा और डेफिनेटली पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि सी साइड है भाई, नेगेटिव थोड़ी ना होगी। तो सी 26 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तय है। क्योंकि इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो इसका अंडर रूट 25 से 26 के बीच में आएगा, राइट। अब ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी और होती है और इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा क्यों है? ये कर लिया आपने, ये दुनिया कर लेती है, ये हमारे पास आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या? अब आप सोचो, आपके पास 3 साइड थी, एक साइड थी 17, एक साइड थी 19 और एक साइड थी, ठीक। तो ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो c + 17 > 19, ठीक है, c + 19 > 17 और 19 + 17 > c, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ दिख गई होगी, c > 2 होना चाहिए। भाई यहाँ से तो 36 से छोटा होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दिख गया होगा c 2 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? c 2 से बड़ा होना चाहिए। तो c 0 से 26 तो है, लेकिन c 2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब c की वैल्यू 2 से लेकर 26 के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा है, ग्रिड हूँ, लेकिन ये वाली कंडीशन बहुत कम बच्चे लगाते हैं। तो c बेटा 2 से लेकर 26 के बीच में होना चाहिए। तो c की इंटीग्रल वैल्यूज़ पूछी थी, तो 3 से लेकर 25 तक, यानी इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ c इज़ 23, ओके। इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ c इज़ 23, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, सिंपल है। प्रोजेक्शन फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइंगल ABC है, बिल्कुल है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये ट्राइंगल ABC है, ये आपके पास D है, ओके, ठीक। तो अगर आप BD + CD यहाँ से प्लस यहाँ से किसके बराबर है? एक ही तो बराबर है। तो एक वस्तु होता है बेटा BD + CD। एक वस्तु क्या होता है? BD + CD। अगर ये परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल से सारे बच्चे BD लिख सकते हैं, तो यस। तो cos B बराबर आ गया बेटा BD/C, ठीक है। और इस ट्राइंगल से सारे बच्चे cos C लिख सकते हैं, तो cos C आ गया बेटा, कितना आएगा? CD/B, ओके। तो एक वस्तु BD + CD होता है, तो एक वस्तु क्या आएगा? B cos C + C cos B, एंड दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? एक बात ध्यान रखना, मैंने ये A के लिए लिखा है, तो A में B और C आ रहे हैं, तो B के लिए लिख लोगे, A cos B + B cos A, ठीक है। C के लिए लिख लोगे, यस, A cos B + B cos A। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ C आएगा, A cos C + B cos C cos A, ठीक है। तो एक वस्तु B cos C + C cos B, A में B और C आएंगे, B में A और C आएंगे और C में A और B आएंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला की एक खास बात है, ये कभी भी टपक जाएगा एकदम से, और सडनली टपकता है भाई साहब, और सडनली टपकेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ यार ऐसा कुछ बताया गया था, ठीक है। चौथे नंबर पर आ जाइए। चौथे नंबर पर है टेंजेंट रूल। क्या है? टेंजेंट रूल। इसे बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी। क्या बोलते हैं? नेपियर्स एनालॉजी, टेंजेंट रूल, ठीक है। अच्छा टेंजेंट रूल क्या है ना? तो मैं एक पार्ट लिख देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। क्या है टेंजेंट रूल? tan B - C/2 tan B - C/2 इक्वल टू B - C B + C cot A/2। tan B - C/2 इक्वल टू B - C / B + C cot A/2। क्लियर? मैं आपसे बोलूँ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। क्या है? एक वस्तु B cos C + C cos B। मैं आपसे बोलूँ टेंजेंट रूल क्या है?
तो tan b माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। जिस बच्चे ने tan b माइनस सी बाई टू लिख लिया वो बच्चा आराम से tan a माइनस बी बाई टू, वो बच्चा आराम से tan c माइनस ए बाई टू लिख लेगा, क्योंकि जो बच्चा ये लिख सकता है वो ये दोनों लिख सकता है। क्लियर? तो इसे कौन सा रूल बोलते हैं बेटा? टेंजेंट रूल। ठीक है, हम चलते हैं 5वें नंबर पर। आइए अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है ना? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। अच्छा, जब मुझे ट्राइंगल का एरिया लिखना है, क्या लिखना है? ट्राइंगल का एरिया लिखना है। तो ट्राइंगल का एरिया लिखने का तरीका क्या होता है? हाफ हाफ, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड जो लेंगे आप पास वाली, कोई भी दो साइड लेंगे पास वाली, उनके बीच के एंगल का साइन, हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, या आप ले सकते हैं हाफ, मान लो ये दो साइड लिया आपने, ठीक है, तो हाफ ए बी उनके बीच का एंगल साइन सी। ठीक है, या फिर हाफ आपने ये दो साइड ली तो बेटा उनके बीच का एंगल, तो हाफ बी सी साइन ए। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज नोन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं? हाफ लिखेंगे, दो साइड उनके बीच के एंगल, जो एंगल होगा उसका साइन। ठीक है, दो साइड उनके बीच के एंगल का साइन, दो साइड उनके बीच के एंगल का साइन। सिंपल सा फंडा है। दिस इज नोन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या कहलाता है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? अब आता है छठे नंबर पर। आइए, छठा नंबर ये मैंने खुद बनाया है, पर मुझे लगता है काम का है। छठा नंबर जो है मैंने खुद बनाया, लेकिन मुझे लगता है काम का है। कैसे? देखिए, कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए। बिल्कुल होता है सर। तो कॉट के ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा, कॉस ए का फॉर्मूला बोल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc साइन ए। यही होगा। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कॉस ए अपॉन साइन ए ही आ जाएगा। क्लियर? अब तो सोच, ट्राइंगल का एरिया होता कितना है? हाफ बी सी साइन ए। ट्राइंगल का एरिया होता कितना है? हाफ बी सी साइन ए। तो क्या मैं इस बी सी साइन ए को हटा के 2 डेल्टा लिख दूँ? क्या मैं बी सी साइन ए को हटाकर 2 डेल्टा लिख दूँ? तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया कॉट ए का। और याद रख इसे, जब तू कॉट ए लिखेगा तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, कॉट बी लिखेगा तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, कॉट सी लिखेगा तो बेटा माइनस सी स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो अभी तक मैंने 6 फॉर्मूले बताए। सबसे पहले साइन लॉ, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। दूसरा कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चौथा मैंने आपको बताया टेंजेंट रूल। पांचवा मैंने बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल। और छठा मैंने बताया आपको कॉट ए, कॉट बी और कॉट सी। राइट? अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? अब हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इन 6 पर बेस्ड। तो अब आप देखिए क्वेश्चंस कैसे करने हैं। राइट? हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया, देखो भाई, देखो मैंने तो क्वेश्चन जो है सब तरह के उठाए एक साथ ही, है ना। तो क्वेश्चन उठाते जाते हैं और करते जाते हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि वो काम करें। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया तो आप पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। इट्स बेटर, मेरे को लगता है ऐसा बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी उसने बोला है साइन क्यू ए प्लस साइन क्यू बी प्लस साइन क्यू सी इक्वल्स टू 3 साइन ए साइन बी साइन सी। तो उसने पूछा ट्राइंगल कैसा होगा। ट्राइंगल कैसा होगा मतलब इक्विलेटरल होगा, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा ये क्वेश्चन उसका है। अब मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने शायद ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ाया लास्ट लेक्चर में। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में मैंने एक बात बोली थी, आपको याद हो शायद। तो मैंने एक बात बोली थी बेटा कि ए क्यू एल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा अगर ज़ीरो है, कब होगा? इसकी दो बातें हो सकती थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ठीक है? अगर ऐसा है तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ठीक? आप इधर आ जाइए। आइए सारे बच्चे आगे इधर देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हाँ सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, उसको इधर ले जाता हूँ ना, इसको इधर ले जा बेटा, इधर ले जा, ले गए? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB सी इक्वल्स टू 0, है ना। अगर ऐसा है तो दो बातें हो सकती हैं। क्या होगा बेटा? अगर ऐसा है तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू 0 और
साइन ए इक्वल्स टू साइन बी इक्वल्स टू साइन सी। या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। अब सोच, आप ट्राइंगल एबीसी पढ़ रहे हो भाई, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होता, इवन 180 भी नहीं होता, क्लियर, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, साइन तो पॉजिटिव होगा। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन ए हमेशा पॉजिटिव, साइन बी हमेशा पॉजिटिव, साइन सी हमेशा पॉजिटिव। तो ट्राइंगल एबीसी के लिए ये तीनों हमेशा पॉजिटिव है यार, तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए इक्वल्स टू साइन बी इक्वल्स टू साइन सी, यानी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सारे एंगल बराबर हैं, तो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। बताओ ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन चैलेंजिंग है सबके लिए, जो भी लोग कर रहे हैं इसको ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। शानदार क्वेश्चन है, शानदार। ट्राइंगल एबीसी, चलिए, इफ मीडियन एंगल बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड ड्रॉप्ड फ्रॉम वर्टेक्स ए, इफ मीडियन एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स ए, डिवाइड द एंगल ए इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या कहना चाहता है भाई तू, ये कहना चाहता है यहाँ से तूने मीडियन लिया, यहाँ से तूने एंगल बाइसेक्टर लिया, यहाँ से तूने एल्टीट्यूड लिया, ठीक है। ये कौन है, मीडियन, ये कौन है, मीडियन, ये कौन है, एंगल बाइसेक्टर, और ये कौन है भाई साहब, एल्टीट्यूड। तीन चीज़ें। उसने क्या करा, वो बोल रहा है कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ऐसा वो कह रहा है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है उस भाई ने। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, सब पढ़ लो आप। मीडियन एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स ए, डिवाइड द एंगल ए इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो भाई देख रहे हैं ना आप, ये मीडियन है। कौन है भाई साहब, ये मीडियन। मीडियन का मतलब आधा आधा काट देगा इसको, मीडियन का मतलब आधा आधा काट देगा इसको, ठीक है। ये मीडियन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए। अच्छा एक बात और, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कोई तकलीफ नहीं। अब एक चीज़ और पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूछ रहा हूँ, ये पूरा एंगल कितना है रे, 4 थीटा। ये पूरा एंगल कितना है रे, 4 थीटा। ये कितना है, 90 माइनस थीटा। तो एंगल बी प्लस 4 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो एंगल बी कितना आ गया बेटा, पाई माइनस 3 थीटा आ गया। चलिए, यहाँ तक की कहानी ख़त्म होती है। अब करना क्या है, अब मुझे इस ट्राइंगल के एंगल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं। तो चलिए मैं सोचना चालू करता हूँ, ठीक है। अब सोचना क्या है, मैंने सोचा यार मुझे थीटा चाहिए तो क्या करूँ, तो मैंने काम करा। सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है सर, गौर से देखा, ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में मैं साइन लॉ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, साइन लॉ। कैसे लगाऊंगा, देखो, ए एम उसके सामने वाला एंगल, क्या लिखूंगा, ए एम उसके वाले सामने वाले एंगल का साइन। तभी तो सीखोगे आप, सीखोगे कैसे, ए एम उसके सामने वाले एंगल का साइन, ठीक है। हो गया। अब आ जा, a/2 उसके सामने वाले एंगल का साइन, a/2 उसके सामने वाले एंगल का साइन, ठीक है। a/2 और उसके सामने वाले एंगल का साइन, ठीक है। तो यहाँ से am बराबर आ गया बेटा a साइन 3 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। श्योर, पक्का, कुछ नहीं करा, इस ट्राइंगल को घूर लगातार और इस ट्राइंगल में क्या लगा दे बेटा, साइन लॉ लगा दे। तो a/2 अपॉन उसके सामने वाला एंगल का साइन, ठीक है, और am उसके सामने वाले एंगल का साइन, ये आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, आइए इधर आ जाइए। इस ट्राइंगल को घूरिए, इसको n नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, a नाम, ठीक है। ये कौन सा ट्राइंगल लिया था मैंने, ट्राइंगल ABM। अब ये कौन सा ले रहा हूँ, ट्राइंगल है ना ANC। चलिए आ गया। फिर ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ANC, है ना, इस ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, तो दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, गड़बड़ मत कर देना। हम ले रहे हैं ट्राइंगल, सॉरी AMC, अच्छे से देखना, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक a/2 उसके सामने वाले एंगल का साइन, ठीक है। a/2 और उसके सामने वाले एंगल का साइन 3 थीटा आएगा। गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक देख,
यहाँ से लेकर यहाँ तक देख a/2 उसके सामने वाले एंगल का साइन थीटा 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 साइन 3 थीटा हो गया। अब इधर आ जा, AM उसके सामने वाले एंगल का साइन, AM उसके सामने वाले एंगल का साइन 90 माइनस थीटा। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं सर आपकी बात समझने की। भाई ये सामने a/2 है, a/2 के सामने वाले एंगल का साइन 3 थीटा, क्लियर। उसके बाद ये कौन है? AM के सामने वाले एंगल का साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या यहाँ से मुझे AM मिल गया? मिल गया। क्या मिला? a/2 cos थीटा, ठीक है, अपॉन साइन 3 थीटा। ठीक है, श्योर? सब दोनों को इक्वल कर दीजिए, है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ तक आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो a/2 साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू a/2 cos थीटा अपॉन साइन 3 थीटा। ठीक, समझ में आ गया? तो a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, a/2 से a/2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमने गड़बड़ कर दी छोटी सी, हमने गड़बड़ी कर दी बेटा कि ये पाई माइनस करेंगे ना तो ये 90 माइनस है बेसिकली। क्या है ये? 90 माइनस है ये, और ये 90 माइनस है तो बेटा कॉस है बेसिकली, कॉस। क्या है? कॉस। ठीक है, एक्चुअली क्या करा मैंने, गड़बड़ क्या कर दी, पाई में से 90 आया तो बेटा π/2 बचेगा ना, तो 90 माइनस थीटा आएगा, तो 90 माइनस थीटा, ये cos थीटा बचेगा। क्लियर है? श्योर? चलिए, तो ये cos थीटा बचेगा। आगे यहाँ तक आगे बढ़ूँ? अच्छा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएंगे, भाई साहब ये उधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, वो उधर जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा साइन 6 थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। साइन 6 थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 2 थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर? तो यहाँ से 6 थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा, तो थीटा आ गया बेटा π/8 आ गया। क्लियर? और जिस बच्चे का एंगल थीटा π/8 आ गया, इसका मतलब उसके सारे एंगल आ गए। क्यों? क्योंकि एंगल ए किसके बराबर है? 4 थीटा के। एंगल ए किसके बराबर है? 4 थीटा के। एंगल सी 90 माइनस थीटा, और एंगल बी 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर? तो आपका एंगल ए आ गया, एंगल बी और एंगल सी आप निकाल देंगे। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। और ये क्वेश्चन एप्लीकेशन है बेसिकली। किसकी एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन है साइन लॉ की। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को और देखते हैं। राइट, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उसने? ABCD जो है ट्रेपेजियम है सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल एंड BC इज परपेंडिकुलर टू CD। BC इज परपेंडिकुलर टू CD, और एंगल ADB उसने थीटा दिया है, BC P दिया है, CD Q दिया है, तो उसने पूछा था AB क्या होगा। ये JEE मेन में हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है। तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखिए, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, आराम से पढ़िए, आराम से। ABCD एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल। AB एंड CD आर पैरेलल, AB एंड CD आर पैरेलल। क्लियर? AB और CD पैरेलल है। आगे बढ़ो। उसने ये भी बोला है कि BC और CD परपेंडिकुलर है, BC और CD परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल उसने बोला है भाई ने 90 डिग्री है। ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। समझ में आ गया? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो AB और CD पैरेलल हैं, और ये एंगल 90 डिग्री उसने दिया है। आगे बढ़ते हैं। एंगल ADB, एंगल ADB कौन सा है? थीटा है। एंगल ADB कितना है? थीटा। ये ले, ठीक है। चलो, BC कितना है? P। CD कितना है? Q। आपसे पूछा है AB क्या होगा। ठीक, अब सोचना चालू करते हैं भाई, स्टार्ट कैसे करूँ मैं, है ना? स्टार्ट कैसे करूँगा मैं क्वेश्चन को। ठीक, तो मैंने सोचा, मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने सोचा कि यार ये मुझे पता है P है, ये मुझे पता है P Q है, और ये 90 डिग्री है, तो क्या मुझे BD पता चल गया? यस। तो पाइथागोरस से BD तो पता चल गया, पाइथागोरस से BD तो पता चल गया। ठीक है, अब क्या करें? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सोचना चालू करते हैं। अब आप सोचना मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूँ, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूँ तो ये भी अल्फा होगा, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर इस एंगल को अल्फा बोल दूँ तो ये भी अल्फा होगा। अच्छा, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा बेटा? पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बेटा इसको अल्फा बोला तो ये अल्फा होगा, श्योर है, और ये अल्फा थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा होगा। तो क्या, अब सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं इस ट्राइंगल में साइन लॉ लगा लूँ?
तो क्या ट्राइंगल एबीडी में मैं साइन लॉ लगा लूँ ट्राइंगल एबीडी में साइन लॉ? कैसे लगाऊंगा? ठीक है, कैसे लगाऊंगा ट्राइंगल एबीडी में साइन लॉ? ठीक है, बीडी के सामने वाले एंगल का साइन, बीडी उसके सामने वाले एंगल का साइन, बीडी और उसके सामने वाले एंगल का साइन, ठीक है। तो बीडी उसके सामने वाले एंगल का साइन, बढ़े आगे, आगे ए बी चाहिए मुझे, तो ए बी उसके सामने वाले एंगल का साइन, तो ए बी और उसके सामने वाले एंगल का साइन, ठीक है। बी डी उसके सामने वाले एंगल का साइन, ए बी उसके सामने वाले एंगल का साइन आ गया। तो यहाँ से मुझे ए बी निकलता हुआ नज़र आ रहा है, बी डी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस एल्फा। क्लियर? इसके बाद मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको सॉल्व नहीं कर सकता, सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। अब करना क्या है इसमें आगे, है ना, बता देता हूँ करना क्या है इसमें। देखिए अब इसमें करना क्या है, तो बी डी तो आपको पता ही है ना। तो बी डी की जगह आप क्या रखोगे, बी डी की जगह रखोगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। बी डी की जगह क्या रखोगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आ जाओ साइन थीटा प्लस एल्फा। साइन थीटा प्लस एल्फा क्या होता है, साइन थीटा कॉस एल्फा कॉस थीटा साइन एल्फा। तो साइन थीटा प्लस एल्फा क्या होता है, साइन थीटा कॉस एल्फा प्लस कॉस थीटा साइन एल्फा, ठीक है। अब इसमें साइन एल्फा और कॉस एल्फा मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि जब ये क्वेश्चन मेंस में आया था तो उन्होंने आंसर थीटा के टर्म्स में ही दिया था, बस साइन एल्फा और कॉस एल्फा मैं निकाल लूँगा। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं जो नहीं निकाल सकता। इस ट्राइंगल से साइन एल्फा लिख लो, इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन एल्फा बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन एल्फा बताओ, पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन एल्फा बताओ कितना होगा, पी अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस एल्फा। कॉस एल्फा बताओ, क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के वहाँ रख देना, यू विल गेट आंसर। समझ में आगे कैसे करना है, तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ध्यान रखना जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है पहले उसे ट्राई करें आप लोग, ठीक। जैसे मान लो क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं, आप ट्राई करो पहले, ओके। आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, जो पुराने हैं वो मेंस में कन्वर्ट होकर आते हैं, है ना, या थोड़ा बहुत चेंज करके फिर मेंस में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो सीधे आए हैं आज तक पेपर में, और कुछ क्वेश्चन को मॉडिफाइड करा, थोड़ा बहुत चेंज करा आईआईटी ने, फिर मेंस में डाल दिया गया, राइट। अब इधर आ जाइए, देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या है, एंगल्स ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए पी। जब भी ये लाइन कभी मिले, पंच लाइन ध्यान रखना, कभी बोले ना एंगल ए बी सी आर इन ए पी ऑफ ए ट्राइंगल, तो बी एंगल 60 डिग्री होगा हमेशा, फिक्स कर लो। एंगल ए बी सी अगर ए पी में है ट्राइंगल के, तो बी हमेशा 60 डिग्री होगा। आया कैसे, पहली बात, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना, पाई, और चूंकि ए बी सी ए पी में है तो 2b बराबर कितना, a प्लस सी, ठीक है। तो क्या इस a प्लस सी को उठाकर 2b लिख दूँ, क्या इस a प्लस सी को उठाकर 2b लिख दूँ, तो 3b इक्वल्स टू पाई, तो बेटा b इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। ये ध्यान रखना, हम बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, एंगल ए बी सी ट्राइंगल के अगर ए पी में है तो एंगल भी 60 डिग्री होगा। बस अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को जब मैं स्टार्ट करूँगा, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा हो, कैसा ही बच्चा हो, उसकी स्टार्टिंग मुझे पता है क्या होगी। साइन 2c को क्या लिखेगा, 2 साइन c कॉस c। साइन 2a को क्या लिखेगा, 2 साइन a कॉस a। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा साइन लॉ, आपको दिख रहा है मैं सारे क्वेश्चन साइन लॉ के ले रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो साइन लॉ के लिए हैं। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था वो भी साइन लॉ का था, उससे पिछले वाला जो मीडियन वाला क्वेश्चन था वो भी साइन लॉ का था। तो हम साइन लॉ कॉसाइन लॉ को समझ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब गौर से देखना, साइन c अपॉन c को देखो, साइन a अपॉन a को देखो। ओहो, कुछ याद आया, कुछ होता है, अरे कुछ होता है कि नहीं होता है। साइन c अपॉन c साइन a अपॉन a किसके बराबर है, अरे ये चीज़ बराबर है साइन b अपॉन b के। तो साइन c अपॉन c साइन a अपॉन a इक्वल्स टू साइन b अपॉन b। तो साइन b अपॉन b, तो बाहर आ गया, बचेगा कितना, a कॉस c प्लस c कॉस a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ तो रही है सर। क्या समझ में आया कि सर साइन c अपॉन साइन c साइन a अपॉन a और साइन b अपॉन b बराबर होते हैं, ठीक।
अब याद कर, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से इसको लगातार घूरो तो ये b है, क्या है b, उड़ गया, उड़ गया, तो आंसर कितना आएगा? 2 sin 60 √3/2, आंसर बोलो √3। अब आते हैं लास्ट इस वाले क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो मेंस में आ सकते हैं, क्योंकि आईआईटी में आया हुआ लेकिन मेंस में आने लायक क्वेश्चंस हैं अभी, ठीक है, इसको उससे चेंज करके पूछेगा, इसलिए मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चन देखो, एंगल ए सी बी π/6 है, एंगल ए सी बी, चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं एंगल ए बी सी, और ये एंगल कितना है? π/6, ठीक है, ओके सर। एक्स आप पूछ रहे हो मुझसे, एक्स से आप एक्स पूछ रहे हो, पहले तो पता है क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेप क्या होगी? सबसे पहले देखो साइड एग्जिस्ट कब करेंगे, सबसे पहले देखो साइड एग्जिस्ट कब करेगी, तो ये साइड एग्जिस्ट कब करेगी? जब x -½ से बड़ा होगा। अगर x -½ से छोटा हो गया या -½ हो गया तो साइड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इधर आ जाइए, अगर ये -½ से बड़ा है तो ये x 1 से बड़ा होना चाहिए, अरे 1 से बड़ा होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, -1 से छोटा वाला ऑप्शन तो छोड़ा ही नहीं ना भाई ने, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एग्जिस्ट करेगा -½ से बड़े पर, ये एग्जिस्ट करेगा 1 से बड़े पर, तो कॉमन क्या हुआ? 1 से बड़ा, यानी पहली बात जो भी x आएगा वो 1 से बड़ा आना चाहिए। अगर x 1 से छोटा आएगा तो भैया हमारे काम का नहीं है। क्लियर? अब आ जाओ, चलिए अब तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा 90 भाई सारी दुनिया क्या करेगी, सबको पता है 30 दे रखा है आपने, तो सारी दुनिया cos 30 ही निकालेगी, 100% cos 30 निकालेगी, पर मैं निकाल रहा हूँ cos A, क्योंकि मन है कि मानता नहीं। तो चलिए आओ cos A निकाल लेते हैं, cos A निकाल लेते हैं, ये प्लस ये माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू दिस इंटू दिस, ओके। चूँकि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -½ आपको लगेगा कैसे आ गया, अरे पिछले साल भी यही आया था रे, -½ ही आता हर साल, ठीक है। तो cos A कितना आया बेटा? -½। तो एंगल A बता कितना हुआ? एंगल A आ गया बेटा 120 डिग्री आ गया, और एंगल A अगर 120 डिग्री आ गया और एंगल C पहले से ही 30 डिग्री था, ठीक है, तो एंगल C अगर पहले से ही 30 डिग्री था तो एंगल B भी बेटा 30 डिग्री आ गया। और अगर दो एंगल बराबर हैं, अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनकी साइड्स भी बराबर होंगी, उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी बेटा। एंगल बराबर तो साइड बराबर, तो एंगल B अगर एंगल C के बराबर है इसका मतलब साइड B और साइड C बराबर होंगी, साइड B और साइड C बराबर होंगी। तो आओ साइड्स को बराबर करें, तो दोनों साइड्स को बराबर कर देंगे। तो x² -1 बराबर 2x + 1, तो x² -2x - 2 बराबर 0, ओके। तो यहाँ से x निकाल लीजिएगा, 2 ± 12 2√3 डिवाइड बाय 2, ठीक। तो आपका 2 ± ये आ जाएगा 4 और 8 12, ठीक है, 2√3/2। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1 + √3/2, ये 1 से बड़ा ही आएगा, और 1 - √3/2 में ले नहीं सकता, पता चल गया होगा क्यों। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारे पास थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे, राइट। अब आपको दे रखा है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर sin α cos α और √1 + sin α cos α, ठीक है। अब ट्राइंगल में खास बात होती है कि ट्राइंगल का जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, लार्जेस्ट एंगल उसके सामने वाली साइड भी लार्जेस्ट। तो अगर हमसे कभी पूछा जाए कि लार्जेस्ट एंगल निकालो, इसका मतलब हमें लार्जेस्ट साइड ढूंढनी होगी, और उस लार्जेस्ट साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो डेफिनेटली लार्जेस्ट होगा, राइट। अच्छा, अल्फा 0 से 90 है तो अंडरस्टूड है बेटा, 0 से 90 में ये भी 0 से 1 होगा, ये भी 0 से 1 होगा, लेकिन ये 1+ है तो अंडर रूट तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 से 1 है, ये 0 से 1 है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, यानी
इसका मतलब लार्जेस्ट साइड कौन सी है बेटा? लार्जेस्ट साइड ये है। क्लियर? तो इसका मतलब सिचुएशन क्या है? अरे सर सिचुएशन ये है क्या कि अगर ये साइड साइन अल्फा है और अगर ये साइड कॉस अल्फा है और अगर ये साइड अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो विच इज़ द लार्जेस्ट एंगल? दिस एंगल इज़ द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल हमेशा लार्जेस्ट होता है। क्लियर? तो क्या करें? बस तीनों साइड्स पता है, कोसाइन लॉ जिंदाबाद। तो कोसाइन लॉ लगाओ, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2SC। क्लियर? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2SC। S स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 होता है, ख़त्म। तो कॉस थीटा माइनस हाफ आ गया, यानी थीटा 120 डिग्री आ। सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल। लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये महाशय क्या कहते हैं? यार हाफ एंगल पढ़ा है क्या तुमने कभी? कॉस स्क्वायर C/2 कहाँ देखा है? कॉस स्क्वायर C/2 देखा है कभी? देखा तो है, कहाँ देखा है यार? अरे कॉस C इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर C/2 माइनस 1। और कहाँ देखा है? मैंने तो और इसके अलावा कहीं देखा ही नहीं है। यही देखा आप सबने भी, ठीक है? तो कॉस स्क्वायर C/2 को क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर C/2 को क्या लिखूंगा बेटा? 1 प्लस कॉस C/2, ठीक है? उसको कहाँ लिखूंगा? 1 प्लस कॉस A/2 बराबर किसके है? 3B/2 के। पक्का है? कोई तकलीफ नहीं है सर ज़िंदगी में? चलें आगे, चलिए। A प्लस C/2, आगे चल। A cos C प्लस C cos A/2 इक्वल्स टू 3B/2। क्लियर? फिर बोला था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी टपक जाती हैं, समझ रहे हो? क्लियर? गौर से देखो इसे, गौर से देखो इसे। ये है कौन? ये है B। कौन है ये? ये है बेटा B। देखा? तो A प्लस C/2, ये B/2 है, ये B/2 उधर जाके क्या बनेगा? B। तो A प्लस C/2 इक्वल्स टू B, तो A प्लस C इक्वल्स टू 2B। ABCRN AP। क्या आंसर आएगा? AP में है। ठीक, अब आते हैं 2-3 छोटे छोटे सवाल। ठीक है, ये वो सवाल हैं जो कोई भी कर सकता है। कोई बोले मतलब कोई भी, चलो। पर मैंने कहा ठीक है यार, हमें भी तो खुशी मिलनी चाहिए कि ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आने चाहिए जो हम भी कर पाएँ। ठीक है, B√3 है, C1 है और A 30 डिग्री है। तो बेटा B पता है, C पता है और एंगल A पता है। 2 साइड पता है और एक एंगल पता है, तो हमेशा हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे तीसरी साइड? तीसरी साइड निकालने के लिए हम कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। कौन सा रूल? कोसाइन। तो cos 30 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस A²/2√3। श्योर? ठीक है। cos 30 कितना होता है बेटा? √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। इसको सॉल्व कर लेना तो A1 आ जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है। √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 यस, A1 आ जाएगा। बस आगे ख़त्म। अब तो सब पता है, अब तो क्या निकालना? सब निकाल लोगे आप। अरे A पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया, एंगल A पता है, तो साइन लॉ लगाओ ना यार। क्या लगाओगे? मस्त होके साइन लॉ लगा। A/sin A इक्वल्स टू B/sin B। A कितना है? 1। A कितना है? 1। साइन 30 बताओ? 1/2। B √3 और साइन C। तो यहाँ से साइन C आ गया बेटा √3/2 आ गया। साइन C कितना आ गया बेटा? √3/2। श्योर? तो एंगल C निकाल लोगे यहाँ से। एंगल C 60 हो सकता है और 120 हो सकता है। ठीक, एंगल C 60 हो सकता है और 120 हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर एंगल A तो 30 डिग्री है, एंगल C 60 हुआ तो एंगल B 90 होगा। ठीक है। और अगर एंगल A 30 डिग्री हुआ
ओके, एक चीज़ ध्यान रखना लेकिन ए और सी बराबर है बेटा, ए और सी बराबर है यहाँ पर, एंगल ए और एंगल सी तो बराबर ही होंगे, एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर यहाँ पर देखें स्मॉल ए और स्मॉल बी बराबर हैं, श्योर, तो यहाँ पर एंगल ए 30 डिग्री है, साइन बी है, तो ये साइन बी है, ये साइन बी है, ठीक है। अगर ये बी 60 है तो सी 90 होगा, और अगर बी 120 है तो बेटा सी 30 डिग्री होगा। अब आप सोचो कि मैं ये लूँ कि मैं ये लूँ, इंपॉर्टेंट है कि मैं ये लूँ कि मैं ये लूँ, तो सीधी सी बात है ना यार, ए और सी बराबर हैं, ए और सी बराबर हैं, इसका मतलब आप ये लोगे, ये नहीं लोगे। क्लियर, ये आपका आंसर होगा, श्योर, ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है ये? क्यूबिक। इसके कितने रूट हैं? 3। कौन कौन से? ए बी सी। ठीक, क्रैश कोर्स में क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो? यस सर पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं तो समीशन ए लिख लेगा 11, समीशन ऑफ ए बी लिख लेगा 38, ए बी सी लिख लेगा 40, ये सब आना चाहिए। सम ऑफ रूट्स है ना, दो दो के पेयर का सम, और ए बी सी, ये आप लिख लोगे। चलिए अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा समीशन ऑफ कॉस ए बाय ए। क्वेश्चन क्या है? समीशन ऑफ कॉस ए बाय ए, यानी कॉस ए बाय ए, कॉस बी बाय बी, कॉस सी बाय सी। ठीक, क्या तुझे कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फॉर्मूला पता है? यस सर पता है। अगर तुझे कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला पता है तो यहाँ तीनों के फॉर्मूले लगा लेगा। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ 2abc आएगा। सारे बच्चे कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फॉर्मूला लगा लेना, जब लगाओगे तो ये आएगा और नीचे आएगा और ये आएगा ऊपर। इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो तुझे करना ही पड़ेगा। कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला लगा ले ही आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ तक आने के बाद इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस दिस अपॉन 2abc। ठीक, क्या a प्लस बी प्लस सी तेरे पास है? ये रहा। क्या तेरे पास समीशन ए बी है? ये रहा। क्या तेरे पास ए बी सी है? ये रहा। सबको उठा रखना, यू विल गेट आंसर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2019 सी स्क्वायर गए। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी क्या होगा? कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। 6 लिखवाए थे ना, कितने लिखवाए थे? 6। छठे नंबर का फॉर्मूला देख, कॉट सी क्या लिखवाया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। कॉट ए क्या लिखवाया था? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कॉट बी क्या लिखवाया था? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। खच्चू खच्चू, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खच्चू, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खच्चू। क्लियर? ठीक है। अब देख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रखेगा? 2019 सी स्क्वायर। क्या रखेगा? 2019 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2c स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? कितना आंसर आएगा? 1009। 1009। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1009। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, एसओटी में इंपॉर्टेंट यही है कि आपको क्लिक करना ज़रूरी है उस समय। अगर आपको क्लिक नहीं करेगा तो दिक्कत है। तो पहले तो सारे बच्चे घूरो से। ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? सोचो सोचो सोचो, कहीं ऐसा देखा है क्या? आज के किसी फॉर्मूले में कहीं ऐसा एक्सप्रेशन देखा है क्या? हाँ देखा तो था। क्या? tan b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a बाई 2। बिल्कुल देखा है। अब आपको क्लिक करें, अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो क्यों नहीं क्लिक करेगा यार?
100% क्लिक करेगा। ये तो वही हमने देखा है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 10 b माइनस सी बाई 2, ओके। ये भैया ये b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी दे रखा है, ये b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी है। उल्टा करके लिखना, क्या लिखोगे? 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 प्लस 1, और ये आ गया कॉट 40 पाई बाई 2, राइट। ये बटा 22.5 डिग्री है, 22.5। आपको बता दूं मैथ्स में 10 पाई बाई 8 होता है रूट 2 माइनस 1, और कॉट पाई बाई 8 होता है बेटा रूट 2 प्लस 1। 10 पाई बाई 8 होता है रूट 2 माइनस 1, और कॉट पाई बाई 8 होता है बेटा रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये इसको लेके उड़ गया, समझ में आ गया? श्योर, ठीक है। और 2 माइनस रूट 3 याद करो, 10 15 डिग्री। 2 माइनस रूट 3 याद करो, 10 15 डिग्री। ये मैं लिखवा चुका हूँ, तो 10 b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू 10 15 होता है पाई बाई 12, ठीक है। तो b माइनस सी हमारे पास आएगा पाई बाई 6 30 डिग्री। श्योर, दो ये जाएगा 6 पाई बाई 6 30 डिग्री हो गया, ठीक। अच्छा, b माइनस सी 30 डिग्री हो ही गया। एंगल ए आपने मुझे दे रखा है, एंगल आपने ए मुझे दे ही रखा है। अच्छा, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से 45 हटा दो, कितना बचेगा? 135। तो एंगल b प्लस सी कितना आएगा बेटा? 135। श्योर, एंगल b पूछा है, एंगल b आ जाएगा बेटा 165/2। ये आपका आंसर है, ओके। आपका आंसर आएगा 165/2 यानी 82.5 डिग्री। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड पर आइए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? देखो, A4 प्लस B4 प्लस C4 दिख रहा है, ठीक है। A4 दिख रहा है, B4 दिख रहा है, C4 दिख रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ, देखो अगर मैंने बचपन में A प्लस B प्लस C का स्क्वायर पढ़ा है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? माइनस का 2A स्क्वायर C स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। माइनस का 2B स्क्वायर C स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन यहाँ भाई साहब A स्क्वायर B स्क्वायर एक ही है, और होने चाहिए थे दो। तो एक A स्क्वायर B स्क्वायर यहाँ ऐड कर दो, और एक A स्क्वायर B स्क्वायर भैया वहाँ भी ऐड कर दो, क्लियर। और ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये क्या है? ये सारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है ये? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है बेटा, ये बन जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर हटाओगे, तो क्या आएगा? प्लस माइनस AB, ठीक, बाई 2 इसको नीचे ले आना, ठीक है। बाई 2 इसको नीचे ले आना, नीचे ले आओगे तो बन जाएगा cos C इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ, यानी एंगल C जो आएगा वो 60 डिग्री और 120 डिग्री आएगा। ये आपका आंसर। कर लेंगे सब? चलिए, तो देखिए यहाँ तक एक पार्ट आपका पूरा हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आता है हाफ एंगल फॉर्मूला, क्लियर। कौन से फॉर्मूले हैं? हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। तो देखिए साइन A/2 मैंने लिखा है। साइन A/2 क्या है? साइन A/2 बेटा है अंडर S माइनस B S माइनस C अपॉन BC। ये पूरा अंडर रूट में है ना। तो आपको दिख गया होगा जब A लिखा ना, A तो A नहीं आ रहा, B और C आ रहे हैं। तो B/2 लिखना हो तो क्या होगा? साइन B/2 लिखना हो तो साइन B/2 लिखना हो, जब B/2 लिखेंगे तो AC आएगा, B नहीं आएगा। C/2 लिखना हो तो बेटा A और B आएगा, C नहीं आएगा, क्लियर। तो साइन A/2 याद रखोगे, साइन B/2 साइन C/2 अपने आप लिख सकते हो। अब आ जाओ cos A/2 पर। cos A/2 में बेटा A दिख रहा होगा, S इंटू S माइनस A अपॉन BC, पूरे पे अंडर रूट है, जाना ना। तो cos A/2 में ये है, तो cos B/2 में B आएगा, cos C/2 में बेटा C आएगा, क्लियर। अच्छा, tan A/2 कैसे निकाला? इन दोनों को डिवाइड करके। एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। दिस इज नोन एज हीरोज फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिए, S2S बराबर होता है A प्लस B प्लस C, पैरामीटर्स।
ट्राइंगल की पेरीमीटर, ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, किसके बराबर होता है बेटा, 2s के। तो दो चीज़ें समझ में आ गई, एक तो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एक ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। इन तीनों फॉर्मूलों में अगर कोई मुझसे पूछे ना कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो भैया ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, tan a/2। tan a/2 का ध्यान रखना, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। जिस बच्चे ने tan a/2 लिख लिया वो tan b/2 tan c/2 अपने आप लिख सकता है, ठीक है। समझ में आगे क्या करना है, चलिए ये फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मैंने लिखा है प्रूव करो कि ये इसके बराबर है। कोई बुद्धि मत लगाना, कुछ नहीं करना। a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखेंगे, 2s, ओके। tan a/2 का फॉर्मूला याद है, डेल्टा अपॉन s माइनस ए, और tan b/2 का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। क्लियर। तो 2 डेल्टा डेल्टा बाहर आ गया, एलसीएम ले लोगे तो s माइनस बी प्लस s माइनस ए, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। श्योर, पक्का, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, श्योर है। बढ़े आगे, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, देखिए ये आएगा 2s, कितना आएगा, 2s। ये 2s आएगा, 2s क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी। 2s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो लिख दूँ, तो 2s को हटा के लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर b गया तो c बचेगा, तो 2c डेल्टा अपॉन s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। श्योर, पक्का। अब एक काम कर, s इंटू एस माइनस सी से ऊपर और s इंटू एस माइनस सी से नीचे मल्टीप्लाई करते कर देगा। ये क्या है, ये हीरोज फॉर्मूला है। ये डेल्टा है कि डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा स्क्वायर है, ठीक। तो भैया मेरे क्या बन गया, ये tan बना कि कॉट बना, कॉट। क्या बनेगा, कॉट। क्या आ गया, 2c कॉट c/2, और यही हमें लाना था, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैंने आईआईटी के केवल वही क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगता है कि मेंस में आ सकते हैं या आने लायक है, ओके। उसने बोला PQR एक ट्राइंगल है जिसका एरिया उसने डेल्टा मेंशन किया है। PQR एक ट्राइंगल है जिसका एरिया उसने डेल्टा मेंशन किया है। उसने ABC लिखा है, लेकिन भाई ने साफ बोला ABC का क्या मतलब है। उसने ये भी बोला है कि ABC का क्या मतलब है, जैसे PQR है तो जो P के सामने वाला है ना वो उसने A बोला है बेसिकली, Q के सामने वाला है ना उसको उसने B बोला है बेसिकली, और R के सामने वाले को उसने C बोला है। तो बेसिकली PQR बोलो या ट्राइंगल ABC बोलो, एक ही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहते क्या उस क्वेश्चन में, आप चाहते हो 2 sin p माइनस साइन 2p अपॉन 2 sin p प्लस साइन 2p, है ना। तो एक काम करते हैं, sin 2p का फॉर्मूला आता है तो 2 sin p कॉमन आ जाएगा। sin 2p का फॉर्मूला है तो नीचे से भी 2 sin p कॉमन आ जाएगा, खचाक, ठीक है। तो 2 sin p कॉमन आ गया। 1 माइनस कॉस लफड़ा, 1 माइनस कॉस लफड़ा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर लफड़ा बाई 2। 1 प्लस कॉस लफड़ा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर लफड़ा बाई 2, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर लफड़ा बाई 2, 2 cos स्क्वायर लफड़ा बाई 2, यानी ये बन गया tan स्क्वायर p बाई 2, ओके। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ तक जिस बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया होगा ना तो थोड़ा भी पढ़ के गया होगा, उस सारे बच्चों ने यहाँ तक किया होगा, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें तकलीफ क्या है बताओ ना, सिंपल सी स्टेप है, बस साइन 2p को ही लिखना है, सबको पता है। 1 माइनस कॉस p हम सब जानते हैं, यहाँ तक सारे बच्चे पहुँचेंगे। अब मैंने क्या बोला, ये जो चीज़ है ना बेसिकली ये ए का काम कर रही है ना, तो बेसिकली इस फॉर्मूले को tan p/2 की नज़र से मत देखो, इस फॉर्मूले को tan a/2 की नज़र से देखो। तो tan p/2 की जगह किस नज़र से देखेंगे, tan a/2 की नज़र से देखेंगे, और tan a/2 की नज़र से देखेंगे तो फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, और स्क्वायर कर दिया मैंने, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए और स्क्वायर कर दिया। क्लियर है,
श्योर। चलिए डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस ए। ठीक है, ठीक है। एक काम करो, लगे यार, स्क्वायर स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, ऊपर नीचे। ये लो सर, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। ठीक है, समझ में आगे मैंने क्या किया है। ऐसा करते हैं, इसको डेल्टा स्क्वायर ही रहने देते हैं, मत छेड़ो ना यार, क्या ज़रूरत है छेड़ने की। ये लो, बस मत छेड़ो। ठीक, तो ये ऐसे ही रह गया भाई साहब। ये जो भाई साहब थे, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म चिल्ला चिल्ला की कह रही है, ये टर्म चिल्ला चिल्ला की कह रही है। क्या कह रही है टर्म भाई? ये डेल्टा स्क्वायर है, तो ये क्या है? ये डेल्टा स्क्वायर नहीं है, ये डेल्टा की पावर 4 है। क्या है ये? डेल्टा की पावर 4। ठीक है, एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर और अपॉन में डेल्टा स्क्वायर बच गया, क्योंकि ये डेल्टा स्क्वायर और ये डेल्टा की पावर 4 है भाई, 4। ये आ गया, क्लियर। अब बता क्या निकालना बाकी है? एस माइनस बी और एस माइनस सी निकालना बाकी है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अब हमको क्या निकालना है? एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो पहले एस निकालो, निकालो एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 और 4 आ जाएगा भाई एस। ठीक है, एस माइनस बी निकाल लो, एस माइनस बी आएगा बेटा हाफ। एस माइनस सी निकालो 3/2। ओके, रख दूँ उठा के? रख दूँ उठा के, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो हाफ का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। पता है क्या बन गया? ये बन गया 3/4 डेल्टा का होल स्क्वायर। कौन सा आंसर टिक करेंगे? सी। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हम चलते हैं बेटा एम एन थ्योरम की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? एम एन थ्योरम की तरफ। ठीक, देखो एम एन थ्योरम क्या है कि स्पेशल कैटेगरी है। मतलब स्पेशल कैटेगरी का मतलब भैया कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो मैं एम एन थ्योरम लगाऊंगा, नहीं तो मैं एम एन थ्योरम नहीं लगाऊंगा, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसा नहीं, बाकी की तरह नहीं है। तो ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए एम एन थ्योरम का स्पेसिफिक क्या है, देखिए अच्छे से देखना आप लोग। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पर जो बी डी है वो बेटा एम है ना, और सी डी कितना है बेटा? एन। ठीक है, तो बी डी इज टू सी डी, एम इज टू एन है। ठीक है, बी डी सी डी क्या है? m/n। ठीक है, बी डी टू सी डी कितना है बेटा? m/n है। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है? अच्छा ये एल्टीट्यूड नहीं है बेटा, ये एंगल थीटा है ना, एल्टीट्यूड नहीं है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो एम एन थ्योरम क्या कहती है? m प्लस n कॉट थीटा, m प्लस n कॉट थीटा इक्वल्स टू m कॉट एल्फा माइनस n कॉट बीटा। m प्लस n कॉट थीटा इक्वल्स टू m कॉट एल्फा माइनस n कॉट बीटा, या दूसरा तरीका क्या है? m प्लस n कॉट थीटा इक्वल्स टू n कॉट b माइनस m कॉट c, n कॉट b माइनस m कॉट c। दो तरीके हैं, समझ आ गया? तो m प्लस n कॉट थीटा इक्वल्स टू m कॉट एल्फा माइनस n कॉट बीटा, या m प्लस n कॉट थीटा इक्वल्स टू n कॉट b माइनस m कॉट c। ये दो तरीके आपके पास हैं। इन दोनों तरीक़ों का आप डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। क्वेश्चन देखकर आपको सोचना है कि मैं पहली वाली अप्लाई करूँ या दूसरी वाली, राइट? तो मैं पहले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, आइए बनाते हैं। तो एंगल ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, सब बना लेते हैं। चलिए ये ट्राइंगल एबीसी है। ओके, बना लेता हूँ मैं, जगह का थोड़ा अभाव है ना। एंगल एबीसी 45 है, यानी बी 45 है, बी 45 है। अच्छा 2BD इक्वल्स टू CD, ये लीजिए 2BD इक्वल्स टू CD है ना। तो 2BD इक्वल्स टू CD का मतलब CD BD का डबल है। तो अगर मैं इसको x बोल दूँ तो ये 2x हो गया बेसिकली, है ना। आगे बढ़ो। एंगल DAB 15 डिग्री, एंगल DAB 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है। ये 40, ये 15 है, ये 45 है, तो कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, ये तो इतना तो आता ही होगा, है ना, इतना आता ही होगा। ये 15 है, 45 तो 60 हो जाएगा, राइट। चलिए अब आते हो एंगल C चाहिए आपको। क्या चाहिए? एंगल C चाहिए। अब सोचो मैं कौन सी वाली लगाऊंगा, है ना, सोचना सबसे पहले। तो ये पता है, ये पता है और ये चाहिए, ठीक है ना। ये पता है, ये पता है और ये चाहिए, तो कौन सी लगेगी? पहली वाली लगेगी।
एम प्लस एन कॉट थीटा एम कॉट एल्फा, सॉरी ये नहीं, ये लगेगी सेकंड वाली लगेगी, ये लगेगी एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी, राइट। तो ये लगा लेते हैं। चलिए तो हम सेकंड वाली लगा रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। क्या लिखूँगा, एम प्लस एन 3x, एम प्लस एन 3x कॉट 60 एम प्लस एन कॉट 60 इक्वल्स टू 2x कॉट 45, 2x कॉट 45 माइनस x कॉट c। लग गई, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे बढ़े। x छोड़ ही जाएगा। अच्छा ये 2 आ जाएगा। कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 1/√3, तो √3 आ गया। तो कॉट c यह आएगा 2 माइनस √3, कॉट c आ गया 2 माइनस √3। अभी जस्ट बताया था कॉट c 2 माइनस √3 पता है क्या होता है, 10/15 होता है। 10/15 बोलो या कॉट 75 बोलो, 10/15 बोलो या कॉट 75 बोलो। तो आंसर क्या आएगा बेटा, एंगल सी 75 डिग्री आएगा। कितना आंसर आएगा इसका, एंगल सी आएगा बेटा 75 डिग्री। श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड वाले पर आइए। ट्राइंगल एबीसी बनाइए, बना लिया। एंगल बीएसी 45 है, ये एंगल पूरा 45 है, ये एंगल 45 है, ठीक है। BD 3 है, CD 2 है, और AD अल्टीट्यूड है भाई, अल्टीट्यूड ध्यान रखना, AD अल्टीट्यूड है, ये एंगल 90 डिग्री है, ओके, ठीक है। BD 3 है, CD 2 है, BD 3 है, CD 2 है। अच्छा क्या चाहता है भैया तू मेरे से, चलो ट्राइंगल के एरिया चाहता है, तो एक काम करते हैं, देखो ये दोनों एंगल तो दे ही नहीं रखे, और जब ये दोनों एंगल नहीं दे रखे तो इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा सेकंड वाली। क्यों लगाऊंगा, ना बी पता ना सी पता, तो मैं फर्स्ट वाली लगाऊंगा। कौन सी लगाऊंगा, फर्स्ट वाली। ओके अब लगाऊंगा कैसे, एक काम करते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं, इस भाई को थीटा बोल देते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 45 माइनस थीटा। तो पूरा एंगल 45 है ना, तो अगर इसको थीटा बोल देगा तो बेटा ये 45 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए तो मैं लगा रहा हूँ एम एन थ्योरम। तो m प्लस एन 3 प्लस 2, m प्लस एन 3 प्लस 2 है ना, 3 प्लस 2 कॉट थीटा, ये थीटा था कॉट 90, ठीक है। m प्लस एन 3 प्लस 2 कॉट 90। आगे चल n कॉट अल्फा, तो 3 कॉट थीटा, n कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, 2 कॉट 45 माइनस थीटा। ओके ठीक है, लगा दी, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आगे आने के बाद चलते हैं आगे। कॉट 90 कितना, 0, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, यहाँ से आएगा 3 कॉट थीटा इक्वल्स टू आएगा 2 कॉट 45 माइनस थीटा। ओके इसको सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे, इसको सॉल्व कर लेना। देखिए कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सबको है ना कॉट ये सब सॉल्व करना तो आता ही है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा को जब सॉल्व करके देखेंगे तो टेन थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से हाफ और -3, और ये होगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। -3 कैसे होगा भाई, ये पूरा एंगल ही 45 है, तो पूरा एंगल ही 45 है तो नेगेटिव कैसे आएगा, तो टेन थीटा -3 तो नहीं आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हाफ आ जाएगी। और टेन थीटा की वैल्यू अगर हाफ आ गई, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, हाफ आ गई, तो आगे सुन क्या होगा, ठीक। अगर टेन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई तो इस ट्राइंगल से दिख रहा है, टेन थीटा लिख सकता हूँ 3/AD। इस राइट एंगल ट्राइंगल से टेन थीटा लिख सकता हूँ 3/AD। तो AD आ गया बेटा 6, आ गया 86। और अगर AD 6 आ गया यानी एल्टीट्यूड 6 आ गया और बेस पता है तो एरिया आ जाएगा। एरिया कितना आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट यानी 15। ये आपका आंसर है। ओके कोई बच्चा बोले कि सर AB निकालना नहीं सिखाया आपने, ठीक, क्या बोला, AB निकालना नहीं सिखाया, तो बेटा यहाँ पाइथागोरस लगा लेंगे। तो AB का स्क्वायर बराबर होगा बेटा BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर।
ए बी का स्क्वायर होगा बेटा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, बी डी पता है ए डी पता है तो ए बी आ जाएगा। क्लियर? तो ये एम एन थ्योरम है, लेकिन ये स्पेसिफिक है क्योंकि एम एन थ्योरम लगाने के लिए जनरली वो रेशो देगा आपको, तो रेशो दे रखा हो तो आप सोचना, अदरवाइज मत सोचना। और तो क्या है, देखिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल एंड एसोसिएटेड जो सेंटर्स होंगे, सेंटर्स एसोसिएटेड विद ट्राइंगल, है ना, इसमें आप लिख लीजिएगा सेंटर एसोसिएटेड विद ट्राइंगल, है ना। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? एक होता है सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस, ये क्या चीज़ है यार? सर्कम सेंटर क्या चीज़ है? किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स का परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी हो, ठीक है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वो पॉइंट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट? इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ठीक है। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। तो हमारा इस टॉपिक में जो हमारा काम है वो सर्कम सेंटर का नहीं है, हमें नहीं चाहिए सर्कम सेंटर, हमें चाहिए सर्कम रेडियस। क्या चाहिए? सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होगा भैया? ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसको तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्किल बनाऊं तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी दैट इज नोन एज सर्कम रेडियस, राइट। तो सर्कम रेडियस के देखिए दो फॉर्मूले हैं। पहला जो ऑलरेडी लिखाया जा चुका है, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2r, जो ऑलरेडी लिखाया जा चुका है। और दूसरा फॉर्मूला जो मैं लिखा रहा हूँ आपको, r इक्वल्स टू ABC/4 डेल्टा। स्टार लगा लें, बहुत काम का है। r इक्वल्स टू ABC/4 डेल्टा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कभी आपसे पूछा जाए कि भाई सर्कम रेडियस निकालने के फॉर्मूले बेटा, एक तो ये है जो रटा हुआ था और एक फॉर्मूला ये है, r इक्वल्स टू ABC/4 डेल्टा, ठीक है। सर्कम रेडियस, ठीक, सर्कम सेंटर पर नहीं जाना है, सर्कम रेडियस पर जाना है, इस पर फोकस करिएगा, ठीक। सेकेंड आता है इन रेडियस। इन रेडियस क्या है? आइए इन रेडियस को समझें। देखिए इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस का मतलब है ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है ना, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर a/2 ठीक है, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर b/2 c/2 क्लियर, ठीक। तो जहाँ पर ट्राइंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं ना, वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। तो व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। चलिए अब अगर हम इसके अंदर एक सर्कल बना दें, तीनों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल बना दें, ये बिगड़ गई ये शक्ल थोड़ी सी, ठीक है। अगर तीनों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल बना दें तो ये सर्कल कहलाता है इन सर्कल। क्या कहलाता है? इन सर्कल। और इस इन सर्कल की जो रेडियस होगी दैट इज नोन एज इन रेडियस, ठीक है। इस इन सर्कल की जो रेडियस होगी दैट इज नोन एज इन रेडियस। क्या कहलाएगी? इन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये जो है ना इन रेडियस है, ओके। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ये इन रेडियस है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ये इन रेडियस है। इन रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है r इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ इंपॉर्टेंट लगा दिया रट लेना, जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया ना समझ लो वो रट लेना, अच्छे से रट लेना है बिना दिमाग लगाए, ठीक है। श्योर। दूसरा फॉर्मूला tan a/2 याद है किसी को? tan a/2 याद है? डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो डेल्टा बाय एस की जगह क्या लिख लेंगे? r इक्वल्स टू एस माइनस ए tan a/2। यहाँ tan b/2 tan c/2 भी लिख सकते हैं, ठीक। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो ये याद रखना है r इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस, दूसरा s माइनस ए tan a/2, ऐसे ही s माइनस b tan b/2, ऐसे s माइनस ए tan c/2। और तीसरा और एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, स्मॉल r इक्वल्स टू होता है 4r प्रोडक्ट ऑफ साइन a/2।
स्मॉल आर इक्वल्स टू 4r प्रोडक्ट ऑफ साइन a/2। ये तीनों फॉर्मूले हर हालत में याद रखें, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले हर बच्चा हर हालत में याद रखे। स्मॉल आर क्या होता है, ये रहा स्मॉल आर बेटा, है ना, एक स्मॉल आर का ये दूसरा फॉर्मूला और एक तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन है ये 4r प्रोडक्ट ऑफ साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल 60 होगा, तो 60/2 साइन 30 साइन 30 साइन 30, ठीक है। तो ये आएगा 4r/8, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का डबल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। एक क्वेश्चन है अपने आप में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर का डबल होगा, राइट। ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। पहला नोट, पहला नोट आराम से देखना भैया, आराम से। बिगड़ जाता है यार, बार बार बिगड़ गया वापस। चलिए ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ABC है, इस पॉइंट को D बोल देते हैं, इस पॉइंट को E बोल देते हैं, इस पॉइंट को F बोल देते हैं, ओके। चलिए, अच्छा ये अगर मैं x बोल दूँ तो ये क्या हुआ, a-x, पक्का, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि किसी भी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, ठीक है ना। PA और PB बराबर होते हैं। सर्किल में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो P और PB बराबर होते हैं, पक्का, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये C पॉइंट एक्सटर्नल है, अगर ये C पॉइंट एक्सटर्नल है तो ये a-x है, तो बेटा ये भी क्या है, a-x। अगर ये x है तो बेटा ये भी क्या है, x, ठीक है। तो ये x तो ये x, ये a-x तो ये a-x। ये पूरा क्या था, b, अरे b के सामने वाला b तो होता है, ये पूरा क्या था, b, तो बचा हुआ कितना हुआ, b माइनस a प्लस एक्स। और अगर ये b माइनस a प्लस एक्स है तो ये भी क्या होगा, b माइनस a प्लस एक्स। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सोचो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर है, c के। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर है, c के। तो लिख दूँ तो b माइनस a प्लस एक्स किसके बराबर है, c के। श्योर, ठीक है। यहाँ से x कितना आ गया, a प्लस c माइनस b/2। और इस a प्लस c को हटा के लिख सकते हैं 2s माइनस b, यानी x बराबर आया बेटा s माइनस b आया। यानी एक बहुत ही शानदार रिजल्ट मेरे पास आ गया, एक बहुत ही शानदार रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब वो रिजल्ट देख क्या है, क्या है बेटा, रिजल्ट है कि ये लेंथ s माइनस बी होगी और ये लेंथ भी s माइनस बी होगी। ये लेंथ s माइनस सी होगी तो ये लेंथ s माइनस सी होगी, ये लेंथ s माइनस ए होगी तो ये लेंथ भी s माइनस ए होगी। समझ में आ गया, श्योर। तो ये अपने आप में एक रिज़ल्ट है बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और रिज़ल्ट देखते हैं, एक और रिज़ल्ट देखते हैं, दूसरा। बना लिया सर्कल, ओके। चलिए, ये लेंथ अगर x है तो ये कितनी है, a माइनस एक्स, ठीक। c के सामने वाला c, b के सामने वाला b। अच्छा, ये x है तो ये कितना, x। ये a माइनस एक्स है तो ये कितना, a माइनस एक्स, ठीक। तो AP बराबर क्या होगा बेटा, AQ होगा। AP बराबर AQ होगा, AP कितना हुआ, C प्लस एक्स बराबर A माइनस एक्स प्लस बी। तो यहाँ से x बराबर आ गया a प्लस बी माइनस c/2, श्योर है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, है ना, तो यहाँ से x आ जाएगा s माइनस सी, यहाँ से x आ जाएगा बेटा, a प्लस बी की जगह रख देना s माइनस सी, ठीक है।
तो आप सोचो कि ये कितना आया बेटा, एक्स एस माइनस सी आया ना, ये एस माइनस सी और ये एस सी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ए पी बराबर आ गई बेटा एस। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ एस होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी एस होती है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट समझ में आ गया। दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी एस होगी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी एस होगी। चलिए अब हम बात करते हैं एक्स रेडियस की। इसकी बात करेंगे एक्स रेडियस की, है ना। देखिए एक्स रेडियस और एक्स सेंटर की बात करते हैं। एक्स सेंटर क्या होता है ना। एक्स सेंटर डेफिनेशन समझ में आएगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। एक्स सेंटर बेटा होता है, एक्स सेंटर पता क्या होता है? एक्स सेंटर होता है बेटा ट्राइंगल के दो इंटरनल, ट्राइंगल के एक इंटरनल दो एक्सटर्नल, ठीक है, एक इंटरनल दो एक्सटर्नल, ठीक है, एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो कहलाता है बेटा एक्स सेंटर। क्लियर, समझ में आ गया? एक इंटरनल और दो एक्स सेंटर का, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? एक्स सेंटर कहलाता है। क्लियर है? तो ये मान लेते हैं एंगल ही था, ये हो गया बेटा a/2, ये हो गया a/2। क्लियर, अगर ये एंगल था तो अपने पास ये हो गया पाई माइनस b/2, श्योर, पक्का, और ये हो गया बेटा पाई माइनस c/2। समझ में आ गया? तो एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है दैट इज़ नोन एज एक्स सेंटर। ठीक है, और उससे जो रेडियस जो सर्कल बनेगा वो क्या कहलाता है? एक्स सर्कल कहलाता है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बना दूं। ये सिचुएशन है मेरे पास, ठीक, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये I1 हो गया, श्योर, ठीक है, समझ में आ गया? और देखिए ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, ये I2 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया सबको? श्योर है? ठीक है ना। ये देखिए ये एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ये कहलाता है I3। समझ में आ गया? तो ये जो है ना, ये वाला दिख रहा है ना, ये कहलाता है, ये जो बनेगा यहाँ से सर्कल जो बनेगा, नीचे बनेगा सर्कल, एक सर्कल ऐसे बनेगा, एक सर्कल ऐसे बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। सर्कल ऐसे जाके तीनों साइड्स को टच करता हो सर्कल बन जाएगा, ऐसे तीनों साइड्स को टच करता हो बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो तीन बनते हैं, है ना। तो तीन बेसिकली एक्स सर्कल होंगे, तो तीन एक्स सेंटर होंगे, तीन एक्स रेडियस होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है तीन फॉर्मूले होंगे, लेकिन मैंने R1 के लिए लिखे हैं। जब मैंने R1 के लिए लिखा है तो R2 R3 आप खुद लिख लेना। तो फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। R1 का फॉर्मूला है S10 A/2 डेल्टा अपॉन S माइनस A। इसे हर हालत में याद रखे हर बच्चा, इन दो फॉर्मूलों को हर बच्चा हर हालत में याद रखे। जैसे R का फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था ना, डेल्टा बाय S याद रखना। जैसे R का फॉर्मूला बोला था ना, डेल्टा बाय S याद रखना, उसी तरह से R1 का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, डेल्टा अपॉन S माइनस A। क्लियर? तो R1 S10 A/2 और R1 और R में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले आपको हर हालत में याद रखने हैं। उसमें से ये सबसे ज़्यादा काम के हैं, ये बार बार काम आएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर गया। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। इस क्वेश्चन में आपने मुझसे पूछा क्या है? समेशन ऑफ b प्लस सी कॉस ए अपॉन ये पूछा है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? b कॉस ए। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? b प्लस सी कॉस ए, c प्लस ए कॉस b और a प्लस b कॉस c डिवाइड बाय। ठीक है, डिवाइड बाय। ठीक, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है अपने 4 प्रोडक्ट ऑफ cos A/2 cos B/2 cos C/2। 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2 के फॉर्मूले लिख लेना। तो s³ आएगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और नीचे आएगा a² b² और c²। आगे यहाँ तक चलिए। प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है सबको? होगा मेरे ख्याल से सबको याद होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा b cos a प्लस a cos b, ये a बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ये। तो b cos a प्लस a cos b बन जाएगा। ऐसे b बन जाएगा, ऐसे c बन जाएगा। तो ऐसे ही a बनेगा, ऐसे b बनेगा और ऐसे c बनेगा। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या था? क्या बन गया?
ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन गया a प्लस बी प्लस सी, ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी यानी 2s बन गया। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिखिए 2s डिवाइड बाय 4, एस स्क्वायर बाहर आ जाएगा s, ओके श्योर, ठीक है, एस स्क्वायर बाहर आ जाएगा s, बचेगा अंडर रूट में क्या बचेगा s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, अंडर रूट में बचेगा s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी यानी डेल्टा यानी हीरोज फॉर्मूला, और ए बी सी ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये शायद इक्वल टू 8 दे रखा था मैंने, ये इक्वल टू 8 दे रखा था मैंने, ठीक। और आपको बता दूं ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा आर के बराबर होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा आर के बराबर होता है। तो 2r अगर 8 है तो r कितना होगा बेटा 4। क्लियर, तब इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उसने बोला ट्राइंगल की 2 साइड्स पता है और इंक्लूडेड एंगल पता है। ये 2 साइड मान लेते हैं और ये एंगल पता है। स्मॉल आर पूछा है ना। अब स्मॉल आर क्या होता है बेटा, डेल्टा बाय एस होता है। स्मॉल आर होता क्या है, डेल्टा बाय एस होता है ना, डेल्टा बाय एस। तो ट्राइंगल की एरिया तो मैं लिख लूँगा हाफ 2 साइड्स और उनके बीच के एंगल का साइन, आप 2 साइड्स उनके बीच के एंगल का साइन, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया तो √3/2 आ गया, ठीक। अब मुझे चाहिए एस, एस क्या होता है आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी मुझे ये साइड चाहिए। अब ये साइड निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, cos 30, क्या लगाना पड़ेगा cos 30, ठीक है। इसको b बोल देता हूँ, उसको c बोल देता हूँ, उसको a बोल देता हूँ। तो cos 30 इक्वल्स टू आएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू √3। क्लियर। तो cos 30 होता है √3/2, मैं हवा में कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 6 और उधर कितना आएगा 7, b1 आ गया भाई, b1 आ जाएगा, आ गया b1। और अगर b1 आ गया तो बेटा s क्या आएगा, s आएगा 2 + 1 + √3/2 यानी 3 + √3/, आ गया। तो r बताओ क्या आएगा, r होगा बेटा डेल्टा बाय s, तो डेल्टा अपॉन s यानी आंसर आएगा 1/√3 + 1, ठीक है। आंसर आएगा 1/√3 + 1। चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पता है क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है फॉर राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल r/r का क्या होगा। उसने बोला है कि फॉर राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल r/r क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले काम करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं यार, सबसे बढ़िया तरीका है राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। और आइसोसेलेस भी बोला है तो ये a और ये √2 है, और ये एंगल 45 और ये एंगल 45 और ये एंगल 90 डिग्री। भाई बोल रहे हो ना आप, राइट एंगल आइसोसेल्स बोल रहे हो, तो मैंने मान लिया। चलिए अब करना क्या है, r/r चाहिए, क्या चाहिए r/r। तो इस ट्राइंगल का एरिया तो आप लिख ही लोगे, इस ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ a², ठीक है। s आप लिख ही लोगे, s क्या होगा 10 + 10 + 10 बाई 2, तो 2a + √2a/2, समझना आ गया, ये आपका s आ जाएगा। चलिए तो अब आपको क्या चाहिए, r/r ही तो चाहिए, तो लिख लेते हैं। r क्या होगा, r/r का मतलब हो गया डेल्टा अपॉन s इंटू r, यही होगा। अब एक चीज़ समझना, यहीं पर समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है, यहीं पर ही समझ लेना अच्छे से। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। तो बेटा ये डिस्टेंस भी r होती है और ये डिस्टेंस भी बेटा r होती है। क्लियर। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है, तो ये डिस्टेंस बेटा r है और ये डिस्टेंस r है, यानी टोटल ये 2r के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखिए राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक। तो ये चीज़ आपको जो दिख रही है ना, बेसिकली ये 2r है ना, तो यहाँ से r निकाल ले बेटा, r कितना आएगा a/√2, ठीक है। तो अब सब तेरे सामने है, डेल्टा की जगह रखा हाफ a², इसकी जगह रखेगा 2 + √2a
बाई 2 और आर की जगह क्या रखेगा, आर की जगह रखेगा बेटा ए बाई रूट 2, ए स्क्वायर खत्म, ठीक है, 2 से 2 खत्म, रूट 2 पर चला जाएगा तो आंसर आएगा 1/√2 प्लस 1 या फिर √2 माइनस 1, एक ही बात है, ठीक है। और मैंने अभी शायद आज के लेक्चर में बताया था कि √2 माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan π/8 के, किसके, tan π/8 के। तो चलिए आइए और कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा A 6 है, B 10 है और ट्राइंगल का एरिया दे रखा है और आपसे पूछा है R² क्या होगा, है ना। तो R² का मतलब बेटा R निकालना है पहले। अच्छा R क्या होता है, R होता है बेटा डेल्टा बाय एस, R क्या होता है, डेल्टा बाय एस, ठीक है। तो स्मॉल r होता है बेटा डेल्टा बाय एस, यानी मुझे सबसे पहले s निकालना है। अब s निकालने के लिए मैं क्या करूँ भाई, एंगल तो दे नहीं रखा, तो मैंने सोचा यार ट्राइंगल मेरे पास दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया है 15√3, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 15√3 इक्वल्स टू हाफ AB साइन C, हाफ AB साइन C, ठीक है, हाफ AB साइन C, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन C √3/2 आ गया और साइन C अगर √3/2 आ गया तो एंगल C कितना आ गया बेटा 120 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि उसने बोला एंगल ACB ऑब्ट्यूज है, एंगल ACB ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब C 120 लेना है, 60 नहीं लेना है, क्लियर है। अब आप सोचो कि अगर मेरे को R निकालना है तो R निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस, क्या होता है डेल्टा बाय एस। तो A 6 है, B 10 है, लेकिन C नहीं है मेरे पास, और जब तक C नहीं आएगा मैं S कैसे निकालूंगा, तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया, लगाइए फॉर्मूला। तो cos 120 इक्वल्स टू A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB, ओके। सारे बच्चे फॉर्मूला लगा लीजिएगा, cos 120 इक्वल्स टू दिस, और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से C की वैल्यू निकल कर आएगी 14, कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। और C मिल गया, और C मिल गया तो इसका मतलब R में निकाल सकता हूँ, क्योंकि S मिल जाएगा बेटा, अब क्या मिल जाएगा S, S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 6 प्लस 10 16 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, यानी S हो जाएगा 15, ठीक है। और S 15 है, R डेल्टा में पता है, तो R का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय S, तो R √3 आ गया, तो R² कितना आ गया 3, R² कितना आ गया 3, क्लियर। तो अगर R की वैल्यू √3 आ रही है तो बेटा R² कितना आ गया 3। तो ये क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन था, ये आंसर आएगा इसका। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और थर्ड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, अच्छा है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना आप सारे बच्चे। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, ठीक है। एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है राइट एंगल ट्राइंगल में, जहाँ पर C पर 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ पर C पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जा भैया। द सर्किल इज टेंजेंट टू सेगमेंट AB, सर्किल है और ये सर्किल जो है, इस सर्किल पर टेंजेंट कौन है, AB टेंजेंट है, ठीक है। सर्किल इज अ टेंजेंट टू सेगमेंट AB एट D, ये पॉइंट D दे रखा है आपने, जहाँ पर टेंजेंट है, ठीक है। आपसे बोला है कि लेंथ ऑफ सेगमेंट AD दे रखा है उसने 7 और BD दे रखा है उसने 13, राइट। आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत लोग तो शायद अप्रोच ही स्टार्ट नहीं कर पाए, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, ठीक है। B के सामने वाला B है, A के सामने वाला A है, राइट। तो थोड़ी देर पहले एक नोट डाला था मैंने, थोड़ी देर पहले एक नोट डाला था जिसमें मैंने एक इन सर्किल का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था बेटा, कि अगर ये पॉइंट इसको टच कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक B वाले से डिस्टेंस होती है बेटा S-B और A वाले से डिस्टेंस होती है बेटा S-A, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी S-A और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी S-B, क्लियर। तो सबसे पहली बात S-A 7 होगा और S-B 13 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस S-A होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस S-B होगी। श्योर है, पक्का, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो A-B 6 आ गया, आ गया A-B 6 आ गया। अब आगे बढ़ो, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो A² प्लस B² इक्वल्स टू आ गया 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो A² प्लस B² इक्वल्स टू आ गया 20 का स्क्वायर। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो A² प्लस B² 20 का स्क्वायर आ गया।
अब आप सोचो कि करना क्या है भाई, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ए बी तो होगा। तो बस तुम मुझे ए बी दो, मैं तुम्हें एरिया दूंगा, फिर तुम मुझे ए बी दो, मैं तुम्हें एरिया दूंगा। तो इस टर्म को क्या लिखेंगे, इस टर्म को लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 400। क्या मेरे पास, ठीक है यहाँ तक आ गया, इसको a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लिख लीजिए, लिख लेंगे। क्या मेरे पास a माइनस बी है, हाँ है, तो a माइनस बी की जगह 6 रख दूंगा, 6 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 400 में से 36 क्या है तो 364, 364 डिवाइड बाई 2, 364 182, ये आपका ए बी आ गया, खत्म, आ गया। और अगर ए बी आ गया तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, ट्राइंगल का एरिया हो गया बेटा हाफ इंटू 182 यानी 91, ये आपका आंसर है। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, है ना, ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आ गया है और आना चाहिए, डिजर्व करता है ऐसा क्वेश्चन। भाई मैंने आपको क्या बोला, हम केवल वही क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आ चुके हैं एग्जाम्स में, लेकिन जो आ सकते हैं आगे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आया और बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस क्वेश्चन को अगर नहीं दिया होता तो मैं जरूर देता मेंस के अंदर। देखिए उसने बोला है सम ऑफ टू साइड्स इज एक्स, प्रोडक्ट ऑफ सेम टू साइड्स इज वाई, और थर्ड साइड उसने सी बोली है। इसका मतलब बाकी दो साइड्स कौन कौन सी होगी बेटा, ए बी, है ना। तो दो साइड्स का सम तो एक्स है, और उन्हीं दो साइड्स का जो प्रोडक्ट है वो बेटा क्या है, वाई है, ठीक है। दो साइड्स का सम एक्स है, उन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट वाई है, ठीक है। उसने ये भी बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर वाई के बराबर है, ठीक, तो आपको बताना है आर बाय आर क्या होगा, क्या बताना है आपको, आर बाय आर, ठीक है। तो आर अपॉन आर, आर क्या होता है डेल्टा बाय एस, कैपिटल आर क्या होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा, यही होता है ना। चलिए तो क्या फॉर्मूला बन गया, 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इंटू ए बी सी। ओके श्योर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात आती है कि भाई एरिया होता क्या है, भाई एरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम एरिया लिख सकते हैं आराम से, तो ट्राइंगल का एरिया होगा बेटा हाफ ए बी साइन सी, है ना। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी होगा। अब हमें सी निकालना है, बस एंगल सी पर फोकस करना है, किस पर फोकस करना है, एंगल सी पर। तो अब मैंने सोचा यार कहाँ से लाऊं, तो ये एक रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है, आ रहा है, नज़र आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और वाई की जगह रखेंगे ए बी। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल्स टू माइनस हाफ, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ से कॉस सी की वैल्यू माइनस हाफ आ चुकी है, यानी एंगल सी 120 डिग्री आ चुका है, आ गया। और अगर एंगल सी 120 डिग्री आ चुका है तो मेरे सारे काम हो गए, मुझे जो जो चाहिए था सब मिल गया मुझे, ठीक है। एंगल सी 120 डिग्री मिल गया, और अगर एंगल सी 120 डिग्री मिल गया तो ट्राइंगल मुझे मिल गया ए बी, साइन 120 होता है √3/2, तो √3/4। क्लियर, बस इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू 4 डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर कितना आएगा 3 अपॉन 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एस को लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस को लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी। तो ए बी से ए बी विदा करो, ए बी से ए बी विदा करो, ये गया इससे, तो 3/2 बचा। इस ए बी को उठाकर क्या लिखना है y, इस ए बी को उठाकर क्या लिखना है y, c बचा हुआ है, और इस a प्लस बी को उठाकर क्या लिखना है x। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 3/2cx प्लस c, राइट। तो बी आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आइए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने R1 R2 पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स के हिसाब से हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं ए वाले पर, आपसे पूछा गया है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या होगा, तो आप तीनों के फॉर्मूले लगा लीजिए। तो 1/R1 का फॉर्मूला क्या होगा, भाई R1 का फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला होगा एस माइनस ए बाई डेल्टा, एस माइनस बी बाई डेल्टा, और एस माइनस सी बाई डेल्टा।
तो एस माइनस ए बाई डेल्टा, एस माइनस बी बाई डेल्टा और एस माइनस सी बाई डेल्टा। तो क्या आएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाय डेल्टा, राइट। ये चीज़ क्या है 2s, ये चीज़ क्या है 2s, तो ये बनेगा s बाय डेल्टा यानी 1/r। क्या बनेगा 1/r, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं चाहे तो, कि रिजल्ट होता है बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कितना होता है 1/r। अब इसी रिजल्ट का यूज़ करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। देखो अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता तो मैक्सिमम बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब भी मैं क्लास में कराता हूँ ना ये क्वेश्चन बच्चे बता ही नहीं पाते, बच्चा लटक जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मिनिमम पूछा है। अब मिनिमम का फील कैसा आएगा भाई, मिनिमम मैक्सिमम के लिए जनरली हम AM GM लगा लेते हैं अगर सब पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैंने AM HM का फॉर्मूला लगाया। अच्छा 3 नंबर का AM क्या होगा और 3 नंबर का HM क्या होगा? लगा लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ये याद था कि ये चीज़ किसके बराबर है 1/r के बराबर है, ठीक है। मुझे याद था कि ये चीज़ किसके बराबर है बेटा 1/r के बराबर है, ठीक है। तो ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि r1 प्लस r2 प्लस r3, ये 1/r ऊपर जाएगा बेटा 1/r, तो ऊपर जाके r बन जाएगा, नीचे ले आ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा 9 आएगी। क्लियर? इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, है ना। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पैक करेंगे। इसमें एक चीज़ होती है पेडल ट्राइंगल, कहीं जेईई मेन में नहीं पूछा जाता है, तो उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं करी है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो और अगर आप अब तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से देखें तो हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया है, राइट। अब आता है लेंथ ऑफ मीडियन। क्या आता है लेंथ ऑफ मीडियन? देखिए मीडियन क्या होता है आप समझते ही होंगे। मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन का मतलब जैसे ये A है, ये B और ये C है, तो जो AD है ना इसको ये क्या करेगी बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो चूँकि ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है तो दिस इज़ नोन एज मीडियन। क्या कहलाता है? मीडियन। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है, सबको पता है, ठीक। अब बात आती है मीडियन की लेंथ क्या होती है। देखिए मीडियन की जो लेंथ होती है मैंने आपको लिख कर दी है, जैसे ये है AD, ये मीडियन है AD, तो उसकी लेंथ होती है ½ √2b² + 2c² - a², यानी A के सामने वाले में -a² आएगा, B के सामने वाले में -b² आएगा और C के सामने वाले में -c² आएगा। क्लियर? और इन तीनों के स्क्वायर्स का जो सम निकालोगे तो ये 3/4 होगा समेशन ऑफ a² के, राइट। अच्छा इसी तरह से अगर मैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालूं, किसकी लेंथ निकालूं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर समझ गए सब? एंगल बाइसेक्टर, ये a/2 और ये a/2 है, ओके। एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी AD की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो AD की लेंथ निकालने का मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। AD की लेंथ निकालने की ट्रिक बता देता हूँ, देखिए, ओके। आपको इसका एंगल बाइसेक्टर लिखना है ना, आपको इसका एंगल बाइसेक्टर लिखना है तो क्या करना है, इसके बगल वाले दोनों को देख लो, B और C हैं। आपको इसका एंगल बाइसेक्टर लिखना है तो उसके बगल वाले दोनों को देख लो, B और C हैं। तो B और C का हार्मोनिक मीन लिख लो, B और C का हार्मोनिक मीन लिख लो, लिख लोगे? B और C का हार्मोनिक मीन लिख लो, और जो एंगल है उसका कॉस ले लेना, खत्म। ये लीजिए। तो कल को कोई बच्चा पूछे ना सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, B के बारे में, तो बेटा दोनों साइड लेना, उनका हार्मोनिक मीन लिखना और उनके एंगल का कॉस ले लेना, खत्म। तो आ जाएगा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या होगा, आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या होगा, ठीक। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बेटा बहुत आसान है। A के सामने वाला A, यहाँ से तूने परपेंडिकुलर डाला P,
इसी की तो लेंथ चाहिए, इसी की तो लेंथ चाहिए AD की, ठीक। तो बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्राइंगल का एरिया होगा बेटा हाफ A इंटू P। तो लेंथ ऑफ एंगल, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 2 डेल्टा बाय A, सिंपल। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड पूछेगा, इस लेंथ पूछेगा तो 2 डेल्टा बाय A। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछेगा तो ये तरीका बता ही दिया है। लेंथ ऑफ मीडियन आपको याद रखना है, क्लियर। तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ मीडियन और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मैंने आपको बता दिए हैं, आप याद रखिए, ठीक। इसके अलावा देखिए इन पे क्वेश्चन आएगा तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आता है, अगर फॉर्मूला बेस्ड रहेगा तो आप कर लोगे। एक आता है इसमें रेगुलर पॉलीगन, एक आता है इसमें रेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब है? रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब है? ऐसा पॉलीगन जिसकी हर साइड इक्वल हो और हर एंगल बराबर हो, दैट इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन, राइट। तो रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पॉलीगन अपन ने बनाया, ऐसे बनाते जाइएगा, बन जाएगा एक पॉलीगन, इसके अंदर बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। देखिए रेगुलर पॉलीगन के कुछ फीचर्स हमेशा याद रखने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है ना, चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है ना, तो इसका कहीं ना कहीं सरकम सेंटर होगा। सरकम सेंटर होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा? सरकम रेडियस होगी। तो ये R होगा और ये बेटा ये भी R होगा, ओके, ठीक है। ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ठीक है, सारे R होगा, ओके। अच्छा, जो एंगल होता है ना, चूंकि ये एन साइडेड पॉलीगन है, चूंकि ये एन साइडेड पॉलीगन है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? 2 पाई बाय n। जैसे 5 साइडेड है तो 2 पाई बाय 5, 6 साइडेड है तो 2 पाई बाय 6, n साइडेड है तो 2 पाई बाय n, ठीक, ओके। अगर मैं इसकी लेंथ a मान लूँ, साइड की लेंथ, पॉलीगन की साइड की लेंथ क्या मान ली मैंने? a मान ली। ये n साइडेड पॉलीगन है और इसकी लेंथ क्या मानी है मैंने? a। तो सिचुएशन को समझें, क्या कहती है हमारी सिचुएशन, क्या कहती है हमारी सिचुएशन। ये हमारे पास है, ठीक है, ये A है, राइट। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये बाइसेक्ट करेगा और ये बाइसेक्टर का भी काम करेगा। तो ये एंगल कितना हुआ? पाई बाय n, और ये एंगल कितना हुआ? पाई बाय n। ये कितना हुआ? a/2, और ये कितना हुआ? a/2। समझ आ गया? श्योर, ठीक है, पक्का। तो यहाँ से सारे बच्चे साइन पाई बाय n लिख लेंगे, और साइन पाई बाय n होगा बेटा a/2r। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से r निकालने का फॉर्मूला आ गया a/2 cosec पाई बाय n। ये कैपिटल R निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो कैपिटल R निकालने का फॉर्मूला ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं अंदर से एक सर्कल बनाता, अगर मैं अंदर से एक सर्कल बनाता, ओके, अगर मैं अंदर से एक सर्कल बनाता तो वो सर्कल कौन सा होता बेटा? इन सर्कल होता। क्या होता? वो इन सर्कल होता, ठीक है। तो अगर आप अंदर से एक सर्कल बनाएंगे तो इन सर्कल, और बाहर से बनाया तो आपने, है ना, सर्कम सर्कल, ठीक है, ठीक। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये क्या है? ये R है, स्मॉल r। क्या है? स्मॉल r, ठीक है। क्या है ये? स्मॉल r। समझ आ गया? तो जब आप उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये क्या है? स्मॉल r, ठीक। तो इस ट्राइंगल से मैं लिखना चाहता हूँ tan पाई बाय n, tan पाई बाय n। तो ये आएगा a/2r, यानी r निकालने का फॉर्मूला आ गया a/2 cot पाई बाय n। तो ये स्मॉल r निकालने का फॉर्मूला है, ये कैपिटल R निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा सरकम रेडियस निकालो, आपसे पूछा जाए कि बेटा इन रेडियस निकालो, तो सरकम रेडियस और इन रेडियस आप निकाल सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले से। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं। a क्या है? उस साइड की लेंथ क्या है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर यहाँ से स्मॉल r अपॉन कैपिटल R निकालें, यहाँ से स्मॉल r अपॉन कैपिटल R निकालें तो cos पाई बाय n आएगा।
ठीक है। यहाँ से अगर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर निकालें तो क्या आएगा, कॉस पाई बाय एन आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में उसने बोला था कि 4 n साइडेड पॉलीगन, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसने पूछा था कि 4 n साइडेड पॉलीगन r बाय आर इक्वल्स टू, ठीक है, r बाय आर इक्वल्स टू 1/2, r बाय आर इक्वल्स टू 1/√2, r बाय आर इक्वल्स टू 2/3 और r बाय आर इक्वल्स टू √3/2। क्लियर? इन चारों में से कौन से सही हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि n साइडेड पॉलीगन में r बाय आर इक्वल्स टू 10 कौन से सही हैं। ठीक है, देखिए पॉलीगन की बात कर रहे हैं, है ना, तो n के वैल्यू 3 से चालू करते हैं अपन। n के वैल्यू किससे चालू करेंगे, 3 से। तो जब मैं n के वैल्यू 3 लूँगा तो cos 60 π/3 cos 60 1/2 हो जाएगा, करेक्ट है। अगर n 3 लेंगे तो, अगर n 4 लेंगे तो 1/√2 आएगा, 5 लेंगे तो ये तो नहीं आ रहा कम से कम, 6 लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आएगी, बाकी सब आ जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ट्रू है, तो ये ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि n साइडेड पॉलीगन की पेरीमीटर पूछी जाए, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगी बेटा n टाइम्स ऑफ a। पेरीमीटर क्या होगी, n टाइम्स ऑफ a। क्लियर? तो a आप कहाँ से निकाल सकते हैं, a चाहे तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा a 2r10 π/n, और चाहें तो इसको कैपिटल R में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे कैपिटल R में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी पेरीमीटर क्या होगी, तो एक साइड a है तो n साइडेड कितना होगा, na। क्लियर? अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो एक ट्राइंगल के एरिया निकाल के n टाइम्स कर दो, एक ट्राइंगल के एरिया निकाल के n टाइम्स कर दो, तो n इंटू इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा बेटा हाफ AR। क्लियर? इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बेटा, हाफ A इंटू R, उसको n टाइम्स कर दीजिए। तो स्मॉल r आपको पता है, यस स्मॉल r रख सकते हैं, स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म्स में भी रख सकते हैं, तो वो भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपसे कभी रेगुलर पॉलीगन की बात की जाए तो स्मॉल r कैपिटल R निकालना, उसका एरिया निकालना, उसकी पेरीमीटर निकालना, वो हम सब निकाल सकते हैं, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीधा चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड AB इक्वल्स टू 3। AB 3 है, हाइपोटेन्यूज AC 5 है, हाइपोटेन्यूज AC 5 है। इफ D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD अपॉन DC इक्वल्स टू AB अपॉन AC, तो AD क्या होगा। ठीक, देखिए मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। सबसे पहले ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, बना लिया ट्राइंगल, ठीक है, ओके, ट्राइंगल बना लिया, उस पर कोई पॉइंट है D। अच्छा, AB कितना दिया आपने 3 और AC कितना दिया बेटा 5। अब आगे सुनना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आगे सुनना, ठीक है। पता क्या बोल रहा है वो, BD is to CD दे रखा है, और BD is to CD पता है क्या दे रखा है, BD is to CD क्या दे रखा है उसने, 3:5 दे रखा है, पढ़ लो आप। AB is to AC दे रखा है, BD is to CD उसने दे रखा है, ठीक है, ठीक है। AB अपॉन AC दे रखा है, AB अपॉन AC साइड्स का रेशो दे रखा है। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है भाई। क्या एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो ये जो पॉइंट होता है ये इसको साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट है ना, BD is to CD किसके बराबर है, 3:5 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बस आपको इतना सा समझ में आना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में AD जो है वो क्या है, AD इज एंगल बाइसेक्टर। और अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो फॉर्मूला बता, 2BC अपॉन B प्लस C, 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2। आ गया? यहाँ तक आने के बाद अब बच्चे को तकलीफ है। क्या तकलीफ है? cos A/2 कहाँ से लाऊं, cos A/2 कहाँ से लाऊं, ठीक है। ये 8 आएगा, है ना, 8 गया तो 4 बचेगा। अच्छा, और यहाँ पर आएगा 15, 30/8, 30/8 का मतलब 15/2, 15/4,
है ना। तो कॉस ए बाई टू कहाँ से आएगा, तो कॉस ए बाई टू के लिए बेटा ये फॉर्मूला लगा, √1 प्लस कॉस ए बाई टू। और इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है, दो चीज़ें अच्छी हैं, एक तो एंगल बाइसेक्टर का फील कैसा आएगा और कॉस ए बाई टू कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आराम से आप कॉस ए लिख सकते हो, लिख लोगे, ठीक है। आराम से आप एंगल जो है कॉस ए लिख लोगे। कॉस ए कितना आ जाएगा, यहाँ से दिख गया होगा आपको, कॉस ए आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो कॉस ए कितना आएगा बेटा 3/5/2। तो जो भी आंसर आएगा इसका, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 3√5/2, 3√5/2 ये आ जाएगा, ठीक। चलिए हम चलते हैं बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि ए एम जो है मीडियन है, ए एम क्या है, मीडियन है, और ए सी कितना है 8 है, ए बी कितना है 4 है। ए सी 8 है, ए बी 4 और ए एम 3 है ना। तो चलिए ए एम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ अंडर रूट याद है ना, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस बी सी मतलब ए स्क्वायर। ये था मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, हाफ इसका 2 इंटू इसका स्क्वायर, 2 इंटू इसका स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, अपॉन कितना है, बस यही फॉर्मूला था, लगा लिया इसको। चलिए अब रख देते हैं डाटा। तो यहाँ से हमें ए एम कितना दे रखा है 3, ए एम कितना दे रखा है 3। आगे बढ़ें, इसको उधर ले जाइए 36 स्क्वायर कर लेते हैं, ये आएगा 16 × 2 32, ये आएगा 128 माइनस ए स्क्वायर आ गया। यानी ए स्क्वायर का मतलब बी सी का स्क्वायर मेरे पास आया है 124, तो बी सी बराबर आया √124 यानी √n। समझ में आ गया। तो n कितना आएगा बेटा 124 आएगा। क्लियर, इसका आंसर आएगा 124। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इस पर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हमको इन एन साइडेड पॉलीगन में सम ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर निकालना है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर निकालना है, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तो स्मॉल आर निकाला था a/2 cosec π/n, ठीक है, और कैपिटल आर निकाला था a/2 cot π/n। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि इनका सम निकाल दो सर, क्या निकाल दो, सम। तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर a/2 और ये आएगा 1 प्लस कॉस π/n डिवाइड बाय साइन π/n आ गया। और यहाँ तक आने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 और नीचे आएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। तो 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर आएगा a/2 cot π/2 है, राइट। तो मैं अगर ऑप्शन देखूं तो इसके हिसाब से इसका बी आंसर आएगा। देखिए अब कुल मिलाकर अगर मैं रिव्यू करूं, देखिए एसओटी बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर एसओटी इन अ 1 लेक्चर। आप भी समझते हैं कि एक लेक्चर में पूरे एसओटी को कवर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, हमने फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसकी कवर करूं और मैं कर भी पाया। अगर आप एसओटी देखेंगे तो शुरू में हमने क्या बताया, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, प्रोजेक्शन फार्मूला, टेंजेंट रूल, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा, कॉट ए कॉट बी कॉट सी के फॉर्मूले देखे, उस पर बेस हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे। फिर हम हाफ एंगल फॉर्मूला पर गए, वो हमने देखा। फिर हम एम एन थ्योरम पर गए, वो भी हमने देखा। फिर हम इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस पर गए, उस पर भी हमने क्वेश्चन देखे। उसके बाद फिर हमने मूव किया किसके ऊपर, इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने लेंथ ऑफ मीडियन देखा, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर देखा, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रेगुलर पॉलीगन। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट हमने कवर की हैं, ओके। तो आपको होपफुली, मेरे को लगता है कि क्रैश कोर्स के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपका एसओटी आई थिंक रिवाइज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको ढंग से देखें, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।